हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज था, उसका पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। उसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आइए भाई शुरुआत करते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो टॉपिक रहेगा एयर स्पेस सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट। तो एयर स्पेस की सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, उनका मैनेजमेंट क्या है, आइए समझते हैं। देखिए पहले क्या था कि सिक्योरिटी सिर्फ लैंड से ही हम करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ और सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि हमें हर एक फ्रंट से अपने आप को अब सिक्योर करना है। और इसमें एक एयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। एयर स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसके डिफेंस को बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैरी टाइम बेस्ड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें आने वाले समय में स्पेस हो गया, स्पेस टारगेटिंग को भी अपने ध्यान में रख के चलना है। अब देखिए एयर स्पेस की सिक्योरिटी में घुसने से पहले, उस पे के लिए बात करने से पहले हमें एयर स्पेस के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये एयर स्पेस क्या होता है पहले समझिएगा। तो एयर स्पेस एक ऐसा एरिया होता है एटमॉस्फेयर का जो कि एक टेरिटरी के ऊपर का होता है। जैसे सपोज करिए ये है इंडिया, है ना, ये ना है इंडिया, ठीक है, इंडिया है। अरे आप कोई भी कंट्री समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये नेपाल है, ठीक है। अब नेपाल के ऊपर का समझ लीजिए जो भी एरिया होगा जैसे ही हमारे इंडिया के ऊपर का जो भी एरिया होगा यहाँ पे वो एयर स्पेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। और सेकेंड डिकेड रहा है जो हमारा 20th सेंचुरी का, इसने देखा है कि भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल यूज़ होता है एयरक्राफ्ट्स का, जिसमें से पैसेंजर इधर से उधर जाते हैं, कार्गो इधर से उधर जाती है, मिलिट्री एसेट्स जाते हैं, समझ रहे हो आप। तो इससे बात आ जाती है कि किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी को, भाई इधर से होके कहीं भी प्लेन जा रहे हैं, है ना, कुछ भी उड़ रहा है इधर से उधर, तो कंट्री की सोवरेनिटी को, कंट्री किसी के अंदर नहीं आ रही है, इस बारे में बहुत सवाल अब उठते हैं क्योंकि अब प्लेन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। और पेरिस कन्वेंशन हुआ था एक 1919 के अंदर। ये पहला इस तरह का कन्वेंशन था कुछ, जिसमें कुछ क्लैरिटी लेकर आया था कि आखिरकार एयर स्पेस की डेफिनेशन है क्या, एयर स्पेस की सोवेनिटी है क्या। उसके बाद 1944 की बात है जब शिकागो कन्वेंशन आया इंटरनेशनल सिविल एविएशन के ऊपर, और इसने इस्टेब्लिश कराया यूएन की एजेंसी जिसका नाम था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किस लिए बनाई गई, जिसमें कोऑर्डिनेट करा जाता था, है ना, कि किस तरीके से रेगुलेट करना है, किस तरीके से एयर स्पेस का यूज़ करना है। और आज की डेट में बताऊं तो आईसीएओ मतलब इंटरनेशनल जो ये सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 91 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें इंडिया भी इसका एक मेंबर है। और दोनों ये जो कन्वेंशन जो पुराने वाले थे, ये माने जाते हैं कि ये माइलस्टोन रहे हैं एयर स्पेस के मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो एयर स्पेस समझे क्या होता है। Every state has inclusive sovereignty over their airspace directly above its territory, including its territorial waters। मतलब हर एक देश के पास सोवेनिटी होती है कि उसके ऊपर जो उसकी जो बाउंड्री है, चाहे वो लैंड बाउंड्री हो चाहे वो वाटर बाउंड्री हो, हर एक जो उसकी पूरी देश की बाउंड्री है, उसके ऊपर का जो हवा वायुमंडल है वो उसका खुद का है। उसके लिए वो सोवेरियन है, किसी के अंदर नहीं आता। अब देखिए कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे एयर स्पेस की, जैसे हमने वो मरीन में बात करी थी ना, ऐसी कुछ डेफिनेशंस हम एयर स्पेस की बात करते हैं। पहला देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल्ड एयर स्पेस। ये क्या होती है, ये डिफाइन करा जाता है ऐसा एयर स्पेस कुछ जिसमें कुछ डिफाइंड डायमेंशन है, एक डायमेंशन है जिसके अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल मेजर्स को प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। अब ये अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस क्या है। अब इस अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस में सारे तरह की जो फ्लाइट्स हैं उनको परमिट करा जाता है, जहां पे सारे ही पार्टिसिपेटिंग जो भी फ्लाइट्स हैं उनको फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विसेज दी जाती हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा आता है प्रोहिबिटेड एरिया। अब नाम सही लगता है,
ऐसा एयर स्पेस जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए, कभी-कभी इन्वायरमेंटल कंसर्न को भी नज़र रखते हुए, ठीक है, ये एरिया आता है प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर। जिसके अंदर क्या होता है कि इस स्पेस के अंदर जो फ्लाइट्स हैं इनको परमिट नहीं करा जाता, किसी भी वक्त या किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इस जगह से फ्लाइट नहीं क्रॉस हो सकती है। प्रोहिबिटेड एरिया, समझ गए? फिर आता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। तो जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है एयर स्पेस का, है ना, ये भी एक कुछ कुछ एरिया होता है, एक डिफाइंड डायमेंशन का एरिया होता है, जो कि लैंड एरिया या टेरिटोरियल वाटर एरिया जो कि स्टेट का है, उसके ऊपर का जो वायुमंडल है उसमें आता है। इसके अंदर जो फ्लाइट होती है एयरक्राफ्ट्स की, उनको रेस्ट्रिक्ट करा जाता है ना, कुछ कंडीशंस के हिसाब से। उसके बाद आता है आखिरी में डेंजर एरिया। डेंजर एरिया क्या है? ये बहुत बड़ा सा एयर पोर्शन होता है ना, जिसके अंदर आर्टिलरी प्रैक्टिसेस होती हैं, मिसाइल की फायरिंग करी जाती है, कोई दूसरी एक्टिविटीज करी जाती हैं। इस वजह से यहाँ से फ्लाइट को गुजरने के लिए मना करा जाता है, रिस्ट्रिक्ट करा जाता है। समझे? तो ऐसी जोन्स को समझे कि रिस्ट्रिक्ट करती हैं एयर स्पेस को बहुत ही लिमिटेड कॉरिडोर के लिए, है ना। सिविल एविएशन ट्रैफिक को, भैया यहाँ से मत निकलो, पता मिसाइल इधर दागी, इधर तुम निकले, निकल गए, निपट गए, है ना। और जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं या डेंजर एरियाज होते हैं, ये इनएक्टिव रहते हैं, है ना, कुछ वक्त के लिए रहते हैं, जब नोटिफिकेशन निकलती है तो रहते हैं। तो समझे? तो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबल यूज ऑफ एयर स्पेस का, ये पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इस समय तक फिर फ्लाइट ना करिएगा, तो फिर उसके बाद निकालिएगा, जैसा भी रूल निकलते रहते हैं उस हिसाब से होता है। अब कमर्शियल पर्पस के लिए भी, ताकि आराम से एयर स्पेस का यूज हो सके, इसलिए सब करा जाता है। उसके बाद इंडियन एयर स्पेस की आइए बात करते हैं। तो देखिए इंडियन एयर स्पेस है, अब यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, बहुत बड़ा है। ये 40 मिलियन क्यूबिक स्क्वायर किलोमीटर का है, यहाँ पे क्यूबिक किलोमीटर का है, जिसमें आपका इंडियन मेनलैंड आती है, इंडिया के आइलैंड्स के ऊपर का एरिया आ गया, इंडिया के टेरिटोरियल वाटर का एरिया आ गया, ठीक है, पूरा का पूरा आता है सारा एरिया एयर स्पेस का, उसके ऊपर का। और टेरिटोरियल वाटर वाला एरिया क्या है क्या नहीं, प्लीज पार्ट 3 देख लीजिएगा, तो इसके सारे पार्ट देखेंगे तो चीजें थोड़ा क्लियर होंगी, है ना। ऐसा आपको लगेगा अरे मैम क्या ही पढ़ा रहे हो आप। तो कुछ और वजहें होती हैं, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश बहुत बौराए रहते हैं, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है। उसके साथ कुछ ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बात है, इंक्रीज ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है, ताकि भाई इतना जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बढ़ गया है। उसके साथ हमें नज़र रखनी है ट्रेड रूट्स के ऊपर भी, कि हमारा एयर स्पेस जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो, इंपॉर्टेंट है, चैलेंजिंग है सारी चीज़ें इसके साथ, है ना, क्योंकि हर तरफ से हमको अपने आप को देखना है। और इंडिया की एयर स्पेस किसी दूसरे एयर स्पेस की तरह, इसके पास भी कुछ ही स्पेस बची है अब, जहाँ पे वो सिविल एविएशन ट्रैफिक कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कुछ चीज़ें तो रेस्ट्रिक्टेड ही हैं। और ज़्यादातर जो एयर स्पेस है भाई, वो उस पर प्रोहिबिशन है, रिस्ट्रिक्टेड है, डेंजर जोन के अंदर आता है। तो कुछ एरिया ही है जहाँ से हम अपने प्लेन्स उड़ा सकते हैं। हालांकि इनका जोन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी भी सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इकोनॉमिक और कमर्शियल अगर हम उसके तरीके से देखें, तो हमें मैनेज प्रॉपर चीज़ें करनी है हमारे एयर स्पेस को। इसमें बहुत पैसे की ज़रूरत है, सर्विलांस की ज़रूरत है, हमें अच्छे खासे सिक्योरिटी मेजर्स को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। समझे? तो जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है एफयूए का, ये इनकॉर्पोरेट करा गया है कि हमारा जो एयर स्पेस है इसे हम मैनेज करें, ताकि हम इसका बेस्ट टू बेस्ट यूज़ कर सकें, कमर्शियल इंटरेस्ट अपने पूरे कर सकें, एक्सप्लॉइट कर सकें इसको कमर्शियली। अब यहाँ पे देखिए कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है इंडियन स्पेस के अंदर? तो देखिए एक बहुत फेमस पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस हुआ था 1995 में। क्या नाम था? पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस। उसमें क्या था, उसके बाद फिर शूटिंग डाउन हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स सर्विलांस का एयरक्राफ्ट के अंदर, 17 ऑन बोर्ड मर गए, है ना, 1998 में। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जिसमें एयर स्पेस वायलेशन हमारे आसपास जो बगल वाले पड़ोसी देश हैं वो करते रहते हैं, है ना। तो वक्त के साथ साथ वो सामने आया करते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है छोटा मोटा। और साथ ही साथ ग्लोबल रेमिफिकेशन, जैसे कि 9/11 अटैक आया था डब्ल्यूटीसी के ऊपर यूएसए के अंदर। उसके साथ जहाँ हुआ क्या था कि सिविलियन का जो एयरक्राफ्ट था उसको ही यूज करा गया था, एंड टू ब्रिंग हैवक। अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो एयर मलेशिया क्राफ्ट है, जो MH370, वो गायब हो गया एकदम से, है ना। एंड डाउनिंग ऑफ अनदर मलेशियन एयरक्राफ्ट जो कि आपका MH17 था, यूक्रेन के पास। तो मतलब ये क्या है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसको देख के हमें लगता है इन सारे इंसिडेंट्स को कि भैया हमें अपना एयर स्पेस बहुत कायदे से मैनेज करना पड़ेगा, अगर हमें हर चीज़ की सिक्योरिटी चाहिए तो। अब बात आती है कि भाई किया क्या, मेजर्स क्या हैं।
इतने बड़े एयर स्पेस को मैनेज करने के लिए, इतने बड़े एयर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए हमारा देश जो है उसको अपने जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और अच्छा बनाना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स और अच्छे करने पड़ेंगे। और सारे ही स्टेक होल्डर्स जो भी हमारे एयर स्पेस के हैं इनको एक साथ आना पड़ेगा, मैनेज करनी पड़ेंगी, एयर ट्रैफिक को मैनेज करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो भी स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न है उन्हें सेव करना पड़ेगा। एयर स्पेस जो मैनेजमेंट है इसमें बहुत सारे भाई मेजर्स हैं एयर डिफेंस के, है ना, इनकम्पास करते हैं मेजर्स एयर डिफेंस के। इसके बाद जो जो ये एयर डिफेंस जो करा जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और साथ में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, सबके साथ मिलके यहाँ पे कुछ एरियाज में काम करना पड़ेगा। एयर ट्रैफिक सर्विसेज हो गई जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, या फिर इंडियन एयरफोर्स आपका जो है इनके साथ कुछ एक्सटेंड तक अगर हम कहें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स बनाती है प्लेन्स वगैरह के। साथ ही साथ लिमिटेड एयर डिफेंस रोल भी हैं कुछ इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी के। तो ये सब के सब भाई मेजर्स हैं जो उठाए जाते हैं। उसके बाद एयर स्पेस मैनेजमेंट में देखिए कुछ चीज़ें आती हैं एयर स्पेस को मैनेज करने के लिए। जैसे कि पहले अगर मैं आपको बताऊं तो पहले ये होती है कि रेगुलेटरी फंक्शंस, ठीक है। दूसरा आता है सर्विलांस, तीसरा आता है कंट्रोल मैकेनिज्म एक होना चाहिए, चौथा आता है वेपन सिस्टम एंड इंटरसेप्टर्स, और पांचवा आता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। क्लियर है? तो बहुत ही इजी टर्म्स थे, ऐसा समझाने वाली बात नहीं है। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। ये क्या है देखिए, शॉर्ट फॉर्म इसका देखें तो IDIZ। ये क्या है? तो इंडिया ने देखिए स्टैब्लिश करा अपना खुद का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन और प्रोसीजर्स वगैरह जिससे ये आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, जानेंगे समझेंगे लोकेशन वगैरह, कंट्रोल वगैरह, सारे एयरक्राफ्ट की एयर स्पेस के अंदर कहाँ कौन सा एयरक्राफ्ट है वो समझेंगे। टोटल यहाँ पे ये जो है वो 6 तरह की ADIZs हैं जिसमें इंडियन टेरिटरी के अंदर आ रही हैं। एक आएगी नॉर्थ में, एक आएगी आपकी वेस्ट के अंदर, एक बीच में रहेगी सेंट्रल में, एक रहेगी ईस्ट में, और नीचे एक रहेगी साउथ में, और एक साउथ ईस्ट में भी रहेगी। ठीक है, क्योंकि साउथ ईस्ट में हमारा अंडमान एंड निकोबार वगैरह पड़ता है ना। उसके बाद ये जो ADIZ है साउथ वाली जो है इसमें एयर स्पेस वगैरह होंगे, और ओवर और अप टू टेरिटोरियल वाटर जो है ना लक्षद्वीप आइलैंड्स का, वो साउथ वाले के अंदर आ जाएगा। लक्षद्वीप तो भी आइलैंड भी हमारे अंदर आते हैं। तो सारे एयरक्राफ्ट जो भी एयर स्पेस के अंदर उड़ते हुए जा रहे हैं हमारी इंडियन टेरिटरी के ऊपर, चाहे वो टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर से ही क्यों ना उड़ के जा रहे हों, तो उनको यहाँ पे जो है इनको ज़रूरत है कि वो फॉलो करेंगे जो भी ATS रूट बनाए गए हैं, इस्टेब्लिश करे गए हैं, जैसा भी है उसको वो फॉलो करेंगे। और ATS रूट्स एज प्रोमलगेटेड बाय नोटम और एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, या फिर कोई भी दूसरे रूट जो भी कहे गए हैं कि एयरक्राफ्ट के लिए ही परमिटेड है। ठीक है, तो हमारे देश के ऊपर से अगर आपको निकलना है तो हमने जो भी आपको बताया है कि भाई ये एरिया है जहाँ से एयरक्राफ्ट को परमिशन दी गई है, आप सिर्फ वहीं से ही निकल सकते हैं। समझ गए? और पायलट्स को वगैरह को भी काफ़ी कॉशन कराया जाता है, उनको बताया जाता है कि भैया देखो ऐसे एरिया से मत निकल के जाना, ऐसे एयर स्पेस से मत निकलना जो कि इंडियन टेरिटरी के ऊपर आ रहा हो विद इन 15 नॉटिकल माइल्स ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया एक्सेप्ट व्हेन फॉलोइंग एन ATS। और स्पेसिफिकली अगर आपको परमिट करा गया है रूट, या फिर अगर आप ऑपरेट कर रहे हो टू या फिर किसी भी एरोड्रोम से जो कि आपका 15 नॉटिकल माइल्स ऑफ बॉर्डर ऑफ इंडिया से सिचुएटेड है वहां पे। अब समझिए, अगर एयरक्राफ्ट आपका चला आता है या ADIZ के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है, घुस जाता है बिना किसी एयर डिफेंस क्लियरेंस के, है ना, या आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, प्रोहिबिटेड एरिया, डेंजर एरिया में चला आता है, और या मान लीजिए कि इन्फॉर्म नहीं कर पाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को कि भैया हम इधर डिविएट करे जा रहे हैं या हम डिविएशन हो जाएगा हमारा अपने रूट से, तो इसकी पूरा फाइटर एयरक्राफ्ट की यहाँ पे ये जो लाइबल होगा टू इंटरसेप्शन बाय फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब टपक जाए गिर जाए तो ये इसकी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि भाई इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS। इफ यू वांट टू help me in my work you can join, you can press the join button next to subscribe button and enjoy the various perks. Please share your views in the comment box. You can watch these videos on Facebook also, it is by the name of Sirf IAS. You can like the page and watch these videos there. Along with this you can follow me up on Twitter, Instagram, Telegram, all the links are in description box. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.